साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जिसके तहत हम जो कंसेंट चेक का परिवाद है उसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं और उस पर डायरेक्टली हिट भी कर सकते हैं। साथियों, चेक के जो मुकदमे होते हैं ना, वो होते हैं सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत, आप सबको मालूम होगा। पर उसी 138 एनआई एक्ट में एक प्रावधान है, वो है 138 सब क्लॉज सी एनआई एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जिसको आपको समझना होगा। क्या कहता है ये प्रावधान कि अगर आपने कोई चेक जारी कर दिया और वो चेक जो है बाउंस हो गया, तो कंसेंट पे ई या होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये कौन होते हैं भाई। जैसे अभी आप एक चेक की फ़ोटो देख रहे हो, तो नीचे की तरफ साइन होते हैं आपके, और ऊपर जिसका हम नाम लिखते हो वो होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स या पेई। ठीक है, उसको जो है चेक का पेमेंट नहीं मिला, चेक जो है बाउंस हो गया, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो आपको एक नोटिस देगा। नोटिस मिलने के 15 डेज़ के भीतर भीतर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज होगा और फाइनली वो आपके खिलाफ कार्रवाई जो है पेश कर सकता है सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत। क्लियर हो गया अपने को। तो कुल मिला के चेक का बाउंस होना अपने आप में अपराध नहीं है। कई लोग जो है घबराए रहते हैं कि भाई चेक बाउंस हो गया, हम लोग अपराधी बन गए। चेक पहली बात तो बाउंस होगा, फिर बाउंस होने के बाद वो आपको नोटिस देगा, नोटिस आपको सर्व होगा। सर्विस के 15 डेज़ के अंदर अंदर अगर पेमेंट नहीं करा आपने, देन कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज हो जाएगा। मीन्स कंसेंट जो परिवादी है या जो पेई है या जो कंसेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स है, आपके खिलाफ अब नियमानुसार कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये कानूनी कार्रवाई कैसे करेगा इसको अपन समझते हैं, फिर अपन एक एग्जाम्पल लेंगे चीज़ों को और ईजी करने के लिए। इसके लिए निर्भर करना पड़ेगा इनको सेक्शन 142 एनआई एक्ट के ऊपर। ये क्या है प्रोविज़न, बेसिकली एक प्रोसेस है टू फाइल अ चेक बाउंस केस। क्या कहता है प्रावधान कि आपको जब भी कोई केस लेके आना है धारा 138 एनआई एक्ट का, तो उसके लिए आपको सक्षम न्यायालय में परिवाद पेश करना पड़ेगा। ये परिवाद राइटिंग में होना चाहिए। ये परिवाद करेगा या तो होल्डर इन ड्यू कोर्स या पेई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पुलिस रिपोर्ट है, कोर्ट प्रसंज्ञान नहीं लेगा। अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है, कोर्ट प्रसंज्ञान नहीं लेगा। अगर ये बाय पेई या बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है तो कोर्ट प्रसंज्ञान नहीं लेगा। क्लियर है बात। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंप्लेंट जो है आपको फाइल करनी है विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। क्लियर हो गया अपने को। प्रोवाइडेड दैट द कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट मे बी टेकन बाय द कोर्ट आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ये बात है लिमिटेशन की, कि अगर कोई आपका लिमिटेशन निकल गया उसके बाद में भी जो है प्रसंज्ञान लिया जा सकता है, यदि परिवादी जो है संतुष्ट करता है कोर्ट को कि उसके पास एक रीजनेबल कॉज था, कि वो जो नियत समय अवधि है उसमें वो कोर्ट में नहीं आ पाया। क्लियर हो गया अपने को। नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर। हम देखते हैं इस प्रोविज़न को तो हमको ये बात मालूम पड़ती है कि कोर्ट जो है प्रसंज्ञान तभी लेगा जब एक कंप्लेंट है। कंप्लेंट जो है राइटिंग में बाय द पेई और बाय द होल्डर इन ड्यू कोर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाना चाहिए यदि कंप्लेंट फाइल करनी है आपको। अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ तो कंप्लेंट जो है मेंटेनेबल नहीं होगी। क्लियर हो गया अपने को। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को चेक दिया, वो चेक है 1 फरवरी 2025 का, और वो चेक जो है उसे बैंक में लगाया 1 मार्च 25 को। ये चेक बाउंस हुआ 2 मार्च 25 को। अल्टीमेटली यहाँ से टाइम है 30 डेज़ का कंसेंट परिवादी के पास में टू गिव नोटिस। नोटिस दे दिया, मुझे सर्व हो गया मान लीजिए 10 मार्च 2025 को। तो 10 मार्च 25 को जिस दिन सर्व हुआ वो दिन काउंट नहीं करते हैं, उसको छोड़ करके जो नेक्स्ट डे है वहाँ से अपन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 15 डेज़ के अंदर अंदर जो है पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो जिस दिन वो डेट ख़त्म हो रही है उस दिन को अपन छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे से अपन काउंटिंग शुरू करेंगे। फिर वहाँ से अपने को काउंट करना है 1 मंथ। अगर 1 महीने में कंप्लेंट फाइल नहीं हुआ, इट विल बी अ टाइम बार्ड केस, और अल्टीमेटली एक्सटेंशन के लिए लगानी पड़ेगी एप्लीकेशन परिवादी को, नॉट टू फाइल द कंप्लेंट विद इन द रीजनेबल टाइम। अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है परिवादी और प्री मैच्योर जो है परिवाद पेश कर रहा है, तो ये परिवाद जो है मेंटेनेबल नहीं होगा। तो इसलिए आप हमेशा चेक करो कि चेक का जो है डेट क्या है, मेमो का जो है डेट क्या है, वो मेंशन होता है नोटिस के अंदर, और नोटिस जो है कब दिया जा रहा है। क्लियर है। और नोटिस के बाद में परिवाद जो है कब पेश किया जा रहा है। अगर प्री मैच्योर परिवाद है मीन्स 15 डेज़ के भीतर भीतर जो है पेश कर दिया गया है, जबकि प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, तो ऐसे स्थिति में परिवाद जो है मेंटेनेबल नहीं होगा और ऐसे परिवाद जो है खारिज होने योग्य है। तो कुल मिला की चीज़ें बहुत बारीक हैं। हम लोग क्या ध्यान देते नहीं इनमें, हम लोग क्या केस को लड़ने में बिलीव करते हैं। अरे लड़ने की बजाय अगर आपने लूप होल्स जो है देख लिए होते तो आप जो है बच गए होते। और कहते ना भाई
कि अगर किसी के आप भेद जानते हो और आपने सीधा हिट कर दिया भेद पे, तो आपको ज़्यादा जो है बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये बेसिकली कानूनी भेद है। अगर आपने इन भेदों को समझ लिया, टेक्निकली आपको मालूम है कि भाई हमें करना क्या है, हाउ टू एग्जामिन आवर ओन केस, उसकी हेल्थ क्या है उसको अगर हम चेक कर लिया, तो डेफिनेटली वी कुड हैव अ ग्रेट सक्सेस इन द इंडियन कोर्ट्स। तो इसलिए परिवाद को तसल्ली से आप चेकआउट करें कि वेदर इट इज़ फाइल्ड विद इन द प्रॉपर फ्रेमवर्क और नॉट। अगर वो फ्रेमवर्क में नहीं है, प्री मैच्योर है या टाइम बार्ड है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 138 सब क्लॉज सी एंड सेक्शन 142 ऑफ एनआई एक्ट। तो ये महत्वपूर्ण लीगल जानकारी है कंसर्निंग द चेक केसेस। और इसी पॉइंट को लेकर के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है अभी रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट का। इसमें भी क्या हुआ था कि एक नोटिस जो है दिया गया और अल्टीमेटली जो कंसर्ट आरोपी उसको नोटिस मिल गया और 15 डेज़ के भीतर भीतर ही परिवाद पेश हो गया। तो इनिशियली कोर्ट ने माना कि ये जो है प्री मैच्योर परिवाद है, फिर मामला जो है हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने भी इस बात को जो है मानते हुए प्रोसीडिंग को जो है क्वेश्चन कर दिया। तो गलती कुछ भी नहीं थी परिवादी की, पर कानूनी जानकारी ना होना या जल्दबाजी में एंग्जाइटी दिखाते परिवाद पेश करना, ये घातक हो गया परिवादी के लिए। पर चूंकि परिवादी को मालूम था नहीं कि उसने क्या गलती करी है, जब ये बात संज्ञान में डिफेंस काउंसिल के, तो उन्होंने पॉइंट को पकड़ा और इसी पॉइंट को लेते हुए जो है प्रोसीडिंग को जो है चैलेंज कर दिया। एंड अल्टीमेटली उनको फ़ायदा भी हुआ और प्रोसीडिंग जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट से क्वैश भी हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट लीगल जानकारी है। ऐसे अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।